Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat from Triple IT Sri City, which is situated in Andhra Pradesh. So today we will do our exercise of our remaining chapter called Thermal Properties of Water. तो इसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। थ्योरी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद हम आज एक्सरसाइज करेंगे इसकी जो आज बची हुई। ओके, तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। एक्सपेंशंस, लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री, रेडियो, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट, कैसे मतलब टाइप्स ऑफ हीट, कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन, ओके, रेडिएशन, ओके। और फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर पढ़ा था हमने। तो आज हम पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो समरी में थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी that flow between a body and its surrounding medium by virtue of temperature difference between them. The degree of hotness of the body is quantitatively represented by temperature. Okay, तो हीट एक एनर्जी जो जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के माध्यम से जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है या फिर एक बॉडी में आप ट्रेवल करती है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस को मापने का तरीका टेम्परेचर है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है कुछ, उनके बारे में जानकारी है। तो सेल्सियस टेम्परेचर एंड द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में, तो वो इस प्रकार इन्होंने दर्शाया है कि टी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। तो द आइडियल गैस इक्वेशन of connecting pressure, volume, and the absolute temperature is PV equal to mu RT. Mu is the number of moles. Where mu is number of moles and R is universal gas constant. Okay. In the absolute temperature scale, the zero of the scale corresponding to the temperature is very fixed in nature. Has the least possible molecular activity. The Kelvin absolute temperature scale T has the same unit size as the Celsius scale, but different in the origin. Okay. तो टी सेल्सियस और केल्विन में भी एक रिलेशन है, टी सी इक्वल टू टी के -233 प्लस 1 द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड द वॉल्यूम एक्सपेंशन आर डिफाइंड बाय डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा टी। इसी प्रकार वॉल्यूम का, ओके, वॉल्यूम के और लीनियर दोनों में एक रिलेशन होता है, अल्फा भी 3 times of alpha L. The specific heat capacity of substance S equal to 1 by m delta Q by delta T, where m is the mass of substance and Q is the heat required to change its temperature by delta T. The molar and specific heat capacity of a substance is defined by C equal to 1 by mu delta Q by delta T, where mu is number of moles of the substance. The latent heat of fusion, AC, latent heat of fusion comprising different type of heats हैं. The three modes of heat transfer are conduction, modes of heat transfer हैं, convection and radiation. Okay, the conduction heat is transferred within neighboring part of body through molecular collision without any flow of matter. For a bar of length L and uniform cross section A with its end maintained temperature Tc and T D, the rate of the flow of the heat H equal to K into A area T delta T by L. Okay. The Newton law of cooling, delta Q by delta T equal to minus K delta T. Okay. The amount of कुछ क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशन, यूनिट और रिमार्क दिए गए हैं. ओके, तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम अपना 10.1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट पॉइंट ऑफ नियॉन कार्बन डाइऑक्साइड आर, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट दिया गया है 22.57 केल्विन एंड 216.55 केल्विन रेस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस these temperature on the Celsius and the Fahrenheit scale. ओके, तो जो दो गैस हैं, दोनों गैसों का केल्विन में दिया गया है, उनको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में चेंज करना है।
तो एक का है 24.57। ओके, एक है 2.57। ठीक, अब इसको हमें सबसे पहले हम चेंज करते हैं इसे। करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे 22.57 माइनस माइनस 273.15। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ओके, तो इसका आंसर हमारे पास, ओके, तो इनका आंसर हमारे पास है इस प्रकार। टी के दे रखा था, टी सी निकालने के 22.57 माइनस 273.15। ओके, तो क्या आया? माइनस ऑफ 248.58 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी अगला वाला निकालते हैं। अगला वाला है 216.55। अगला वाला है 216.55 केल्विन। तो इसमें से 216.55 माइनस 273.15 करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा माइनस ऑफ 56.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी इसको 22.57 को केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? जो कि हमने अभी पढ़ा है। ये है वो फॉर्मूला, टी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। क्या है? टी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। ओके, तो इसको चेंज करते हैं 9/5। ओके, टी सी, टी सी कितना है अपना? 22.57, 22.57 प्लस 32, 32 प्लस 32। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 54.57। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे इसका 216.55 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 9.5 प्लस 32। ओके, तो ये क्या आएगा? तो ये आएगा 421.79। ओके, हेलो। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था, पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, टू एब्सोल्यूट स्केल ए एंड बी हैव ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइंड बी 200 एंड 350 ए एंड बी है। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टी बी? तो दोनों मतलब दो, मतलब ए और बी दो ट्रिपल पॉइंट हैं ऑफ वाटर। टू एब्सोल्यूट स्केल ए एंड बी हैव ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ वाटर। मतलब ट्रिपल पॉइंट दिए गए हैं तीनों के, मतलब सॉरी वाटर के, डिफाइंड भी टू 200 और 300, 350 दिया गया है। तो रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में। ओके, रिलेशन कैसा होगा? ये एज वी नो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज एब्सोल्यूट स्केल 273.16 केल्विन। ओके, जैसे 15 होता है ना, तो इसमें 16 लिया है क्योंकि 15 का जो जीरो है तो उसमें 0.001 एक्स्ट्रा करते हैं तो वो ट्रिपल पॉइंट हो जाता है। तो साइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ केल्विन स्केल ऑन एब्सोल्यूट स्केल ए 273.16 divided by 200 into T A। ओके, तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी बी ऑन एब्सोल्यूट स्केल बी, बी के लिए क्या हो जाएगा? 273.16 by 350 TB। ओके, तो सिंस टी ए एंड टी बी रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर, तो ये 273.16 अपॉन 200 into टी ए 273.16, तो 273.16
अपॉन 200 into TA equal to 273.16 TB upon 350। तो 273.16 से दोनों कट गए, तो अभी क्या बचा, TA अपॉन 200 इक्वल टू TB अपॉन 350। तो अगर हम TBA अपॉन TB किया जाए तो 200 अपॉन 350 हो जाएगा। ये तो इससे कट गया। अब 5 से और डिवाइड देते हैं, 4/7, तो ये रिलेशन आ गया, यानी कि TA इक्वल टू 4/7 TP। ये हो गया अपना रिलेशन इन बिटवीन TA एंड TP। ओके, तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन ओम ऑफ अ सर्टेन थर्मोमीटर वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेट लॉ। क्या लॉ है, तो सबसे पहले हम अपने लॉ को लिख लेते हैं। लॉ है अपना R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ओके, तो ये है, तो इसमें R नॉट इक्वल टू 101.6 ओम, टी नॉट हो गया 273 पॉइंट। अभी और पढ़ लेते हैं इसको। द रेसिस्टेंस इज 101। तो रेसिस्टेंस दिया गया है, एक लॉ दिया गया है जो उन्होंने डिफाइन किया अपने मन से। एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है 165 ओम एट द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड 600.5 K Kelvin. What is the temperature when the resistance is 123.4 ohm? तो इन्होंने क्या है ना, एक क्वेश्चन सीधा है कि एक लॉ बना के दे दिया अपने मन से, ये लॉ है तुम्हारे पास, और इनिशियली एक रेसिस्टेंस दे दिया है, मतलब एक आर नॉट का वैल्यू मान लिख सकते हैं। तो इसमें आर नॉट का वैल्यू दे रखा है ये, और एक लॉ दे दिया बना के, और ट्रिपल पॉइंट दे दिया। ट्रिपल पॉइंट मतलब टी नॉट, मतलब इसमें से दो तीन चीजें हमारे पास दे दी गई। सबसे पहले क्या दे दिया, आर नॉट दे दिया इस लॉ में, और टी नॉट दे दिया है। और क्या क्या चीजें दे रखी हैं ये देख लेते हैं हम। तो 273 वाटर का दे रखा है एंड 165 ओम एट द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड। तो लेड के मेल्टिंग पॉइंट पे इसका अलग से एक और जो दे रखा है वो है रेसिस्टेंस 165.5 ओम। तो व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द रेसिस्टेंस इज 123.4 ओम। तो इस केवल इसी लॉ से हमें ये बनाना है। तो मतलब क्या है कि पहले वाले में क्या है, 165.5 ओम कब है, जब हम 101.6 ये रखते हैं आर नॉट का वैल्यू, और 1 प्लस अल्फा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा इससे, और टेम्परेचर कितना है 600.5 केल्विन। ओके, माइनस नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ 273.16। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई हमारे सामने। अब इक्वेशन को हमें इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या है ना, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 165.5, अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा, तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। 101.6 इक्वल टू 101.6 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा और 600.5 माइनस 273.16, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ। तो इस ये जो 101.6 है ना, इधर 101.6 इधर हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें ये मल्टीप्लाइड में है ना, तो ये सारी मतलब इसको एक तरह से बना सकते हैं अल्फा का फॉर्मूला यहीं से डायरेक्ट, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो हम इसे बना सकते हैं आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट इक्वल टू अल्फा। ओके, तो इससे हम अपना अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा सबसे पहले क्या आया, अल्फा जो भी जो वैल्यू है वो आई
तो अल्फा इनने क्या करा ना, सीधा वैल्यू पूरी निकाली नहीं है, पूरी वैल्यू निकालने के बजाय इनने क्या करा, सीधा सीधा अल्फा रख दिया है, सीधा सीधा अल्फा रख दिया है। ओके, तो सीधा सीधा अल्फा रख देंगे तो शायद मे भी हो सके कि कुछ कट कटा जाए। हाँ, ये कट रहा है ना, तो ये 101 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपस में लास्ट में सब कुछ भी जो सब कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा 384.83 केल्विन। ओके, तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन अ स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री। ओके, तो क्या देखा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमीटर, जो कि हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड होता है ना वो एकदम फिक्स रहता है। वाई, what is wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as standard fixed point as was originally does in Celsius scale? There was two fixed point in original Celsius scale mentioned above, which were assigned the number 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively on the absolute scale. On the fixed point is the triple point of water. What is the Kelvin absolute scale is assigned the number 27.3116 Kelvin. What is the other fixed point? तो इन्होंने कुछ ऐसे ही अपनी थ्योरी बनाई है, उस थ्योरी को हमें सिद्ध करना। ओके, तो इसके एक दो क्वेश्चंस और हैं। तो क्या है, सबसे पहला कि ट्रिपल पॉइंट के बारे में कुछ कमेंट करना है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हैज यूनिक वैल्यू, जो पता है हमें क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था क्वेश्चन के आधार से। तो the melting point and boiling point of ice and water respectively do not have unique value and change with the change in pressure. तो देखो, जो हमने मतलब पढ़ा था एक पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, तो उसमें हम जान सकते हैं कि अगर हम प्रेशर और प्रेशर ऑफ वॉल्यूम में चेंज करें तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। और इसका एक बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल हमारा है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जानते हो आप सब लोग? प्रेशर कुकर में क्या होता है कि उसमें प्रेशर बना दिया जाता है एक सीटी वीटी के माध्यम से, अंदर से मतलब प्रेशर बना देते हैं। अब प्रेशर क्या करता है ना, अब नॉर्मल कोई चीज होगी उसको पकने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट पकाएंगे, अगर कढ़ाई में पका रहे हैं कुछ भी चीज, जैसे कढ़ाई में सब्जी है ना, कढ़ाई में सब्जी पकाएंगे तो उसमें अगर टाइम भी लग सकता है। बट अगर अगर हम यूज करें प्रेशर कुकर का उसी सब्जी को बनाने में, तो वो सब्जी जल्दी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है ना, प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। अब ऑलरेडी मतलब कम टेम्परेचर दे रहे हैं हम, हीट कम दे रहे हैं, बट अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर के अनुसार ही टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो अब वाटर भी इसी के अनुसार काम करता है कि जितना प्रेशर बढ़ा देंगे या फिर वॉल्यूम कम कर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, तो इसी के आधार पर ये एक दो क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि टू आइडियल गैस थर्मोमीटर ए एंड बी यूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। ओके, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। व्हाट, कौन सी उन्होंने बना ली है देखा जाए तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और मतलब टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और थर्मोमीटर ए और बी में हम चेंज देख रहे हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दोनों में 1.250 इंटू 10⁵ पास्कल है और बी के लिए यही है 0.200 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ये भी दे रखा है 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल। और थर्मोमीटर डी के लिए 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल।
तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रीड बाय थर्मोमीटर ए एंड बी। तो इसके एक दो क्वेश्चंस हैं, इसको क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो क्या है कि व्हाट डू यू थिंक is the reason behind the slight difference is the answer of thermometer A and B। तो इसका आंसर है कि two value the value of the melting point of sulfur found from the two thermometer differ slightly due to reason that in practice the gases do not behave strictly as perfect gas। तो आपको पता है कि साइंटिस्ट जब भी कोई फॉर्मूला लाते हैं तो वो एक आइडियल गैस की तरह लाते हैं। मतलब कोई सी भी अगर गैस के लिए फॉर्मूला है ना, तो उसको समझेंगे कि हमेशा आइडियली बिहेव करेगा और आइडियली करता नहीं है वो हमेशा, क्योंकि ये रियलिटी है। रियलिटी में थोड़ी बहुत, क्योंकि साइंटिस्ट है और ये है वर्ल्ड भगवान का। साइंटिस्ट हर चीज पे काबू नहीं पा सकते, तो उसको हर चीज कुछ कुछ चीजों को वो लेट कर लेते हैं कि हाँ ये है, ओके, बट होता नहीं है ऐसा। तो gases are not perfectly ideal. To reduce the disparity, reading should be taken for lower and lower pressure, and the plot between the temperature measured versus the absolute pressure of the gas at triple point should be extrapolated to obtain the temperature in the limit pressure tends to zero। तो if ये टेंस टू जीरो का सिंबल है, तो प्रेशर टेंस टू जीरो हो रहा है। तो इफ प्रेशर टेंस टू जीरो व्हेन द गैस अप्रोचेस आइडियल गैस बिहेवियर। तो इन्होंने क्या बोला है कि जब भी प्रेशर जीरो की तरफ जाता है तो ही आइडियल गैस बनती है वो गैस। मतलब जब भी प्रेशर जीरो की तरफ जाएगा, जो कि इस धरती पर पॉसिबल नहीं है ऑटोमेटिकली, उसको बनाया जा सकता है कृत्रिम रूप से वैक्यूम चेम्बर बना के। हमने सुना होगा वैक्यूम वैक्यूम चैम्बर्स के बारे में, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी फन वीडियो डाली रहती है जिसमें वो वैक्यूम चैम्बर से कुछ 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 करते रहते हैं, आइसक्रीम डाल दिया, ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो कभी कभी देख लिया कीजिए, कोई नहीं। तो इसमें है कि जब भी प्रेशर जीरो की तरफ जाएगा, एकदम टेंस टू जीरो होगा, उसी ही टाइम पर, सेम उसी टाइम पर जो गैस होगी, कुछ गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। और आइडियल गैस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, एक दो, ये आप गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टील टेप जो कि 1 मीटर लॉन्ग है is correctly calibrated for a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक स्टील टेप है, स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग है, इस करेक्टली कैलिब्रेटेड मतलब उसी के लिए बनाया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस के लिए बनाया गया है। द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड मेजर्ड बाय द दिस टेप is found to be 63.0 Celsius or centimeter on a hot day when a temperature is 45 degrees Celsius। What is the actual length of steel rod on that day? मतलब क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ही बनाया गया है। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे उसमें जो डेल्टा एक्स होगा उस टेप का, जो भी होता है ना मेजरिंग टेप, आपने देखा होगा कभी भी ऐसे घर में कुछ काम वाम हो रहा है, जो होता है ना, जैसे प्लम्बिंग का काम है, तो कभी कभी जो प्लम्बर होता है वो एक टेप लेके आता है, या फिर इलेक्ट्रिशियन, तो नापने के लिए बहुत सारी चीजें। तो उसमें उस टेप को वो स्टील का बना होता है। तो देखना आप कभी अगर आपने ना देखा हो तो देखना, वो स्टील का बना होता है वो। और इस अब क्या है ना, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने पढ़ा है पहले थर्मल एक्सपेंशन में, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका साइज भी बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है ना, 27 डिग्री सेल्सियस पर बनाया गया है, मतलब इसका मतलब यह है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका एक्सपेंशन जीरो है। अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब 45 कर दिया 27 से, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया? टेम्परेचर डिफरेंस आया 18 डिग्री सेल्सियस का। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन दैट डे? अब देखिए 63 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 63 सेंटीमीटर है, इसने नाप लिया। तो
63 को मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 63 डिग्री सेल्सियस की एक ऐसा मान सकते हैं कि 63 डिग्री सेल्सियस की एक रॉड है, बस ऐसे मान लो 63 डिग्री सेल्सियस की एक रॉड है, उसमें एक डेल्टा टी चेंज कर दिया है, तो टेम्परेचर डिफरेंस किया है, तो उसमें कितना चेंज आएगा। ओके, सेम यही है। तो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है हमारे लिए। तो ऑन अ डे व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं। तो टेम्परेचर क्या दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर डिवीजन ऑन द स्टील टेप इज एग्जैक्टली 1। जैसा कि मैंने कहा कि उस दिन एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं था 27 डिग्री सेल्सियस वाले दिन। ओके, तो बिकॉज द tape has been calibrated for 27 degrees Celsius when the temperature is 45, that is delta T equal to 45 minus 27, that is 18 degrees Celsius. The increase of length of 1 centimeter division of the tape become 1.00216 सेंटीमीटर एट 45 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, तो ने ऑटोमेटिक एक फॉर्मूला होता है ना थर्मल एक्सपेंशन का, थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो 1 पॉइंट जो अल्फा है हमारा ये दे रखा है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 1 सेंटीमीटर के लिए निकाल रहे हैं, और डेल्टा टी है 18। तो 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 18 डिग्री सेल्सियस। अब 18 डिग्री सेल्सियस को अपन केल्विन में चेंज करेंगे। हाँ, केल्विन में फिर सेंटीमीटर, हाँ केल्विन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हाँ लीनियर एक्सपेंशन 1.2 into 10 power minus 1 केल्विन है, बस 5 हो गया। कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो इसको अपना आंसर आएगा तो 1.0000216 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर में इतना चेंज आया। तो इसी में 63 करेंगे मल्टीप्लाई, तो इतना चेंज आएगा उसकी एक्चुअल लेंथ में। ये कितना हो जाएगा 0.0136, ये सेंटीमीटर इसका चेंज है। अब चेंज कितना आया 0.0136 सेंटीमीटर का इसमें चेंज आ गया। ओके, अब आते हैं अपने सेवंथ। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, अ लार्ज स्टील वायर, ये a large steel wheel is to fitted on the shaft of a same material onto a shaft of the same material at 27 degrees Celsius. The outer diameter of the shaft is 8.7 centimeter and the diameter of the central hole in the wheel is 8.69 centimeter. Sorry guys, the shaft is cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel shift on the shaft? Assume coefficient of linear expansion of the steel be constant over the required temperature range. तो अल्फा स्टील के लिए दे रखा है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस अपना नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उस पर क्या किया है कि एक व्हील है, व्हील के ऊपर एक सेम मटेरियल का ही एक कुछ मटेरियल लगा रहे हैं। तो दोनों के डायमीटर दे गए हैं हमारे पास, एक का डायमीटर 8.69 है, एक का है 8.7 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर का इसमें चेंज है। तो अभी हम क्या करना है, ये 0.01 सेंटीमीटर रेडियस, डायमीटर है रेडियस है, डायमीटर है सॉरी, तो डायमीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे या फिर सरकमफेरेंस। तो पाई डी से इसका हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे दोनों के। तो पाई डी
पहला पाई डी कितना, पहला है 8.7 पाई, दूसरा है 8.69 पाई। ये हो गई परिधि दोनों की। अभी क्या है ना इसमें, आ, हाँ, तो इसमें क्या है ना, 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर फिर 1 यूनिट, जिससे ये सेम हो जाए या फिर चढ़ जाए। तो इसमें चढ़ाने के लिए क्या करेंगे अपन, तो 1 पाई 0.01 पाई हमें चाहिए और एक्स्ट्रा, और 0.01 पाई एक्स्ट्रा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक टेम्परेचर एज्यूम कर लेंगे हम, टेम्परेचर एज्यूम करेंगे कुछ भी T0, और डेल्टा टी लेंगे 27 से, तो टी माइनस मतलब T0 एज्यूम किया था, T0 -27 डिग्री सेल्सियस अल्फा दे रखा है। एल चाहिए हमें जो भी है ये वाली, ओके 0.01 पाई, इतना हमें सॉरी इतना हमें डेल्टा एल चाहिए। डेल्टा एल मिल गया है, डेल्टा एल हो गया, और एल तो हमें पता ही है, एल है कितना 8.7 या फिर 8.67 मान सकते हैं, 8.67 मान लीजिए। तो 8.69, सॉरी सॉरी 8.69, तो फाइनल फॉर्मूला आएगा कि 0.01 पाई इक्वल टू जो भी अल्फा इंटू 8.69 पाई इंटू T -27 डिग्री सेल्सियस। अरे यार, अभी 27 डिग्री सेल्सियस को अपन ने केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, जिससे टी आ जाएगा। ओके, तो टी आ गया, तो टी चाहिए था हमें। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इधर गया यार, कभी 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 ये बहुत गड़बड़ देता है मेरा लैपटॉप, जैसे आज दे रहा है। एक दिन पहले भी यहाँ पर कल रात को भयंकर बारिश हुई है, 3-4 घंटे। तो कल रात को लाइट वाइट भी नहीं थी, तो ऐसे ही चलाए। बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, कोई प्रॉब्लम तो आएंगी, हमें तो बस अपने अपने लक्ष्य की ओर, गंतव्य जाना है। तो एट्थ क्वेश्चन हम अब करेंगे। तो एट्थ क्वेश्चन क्या है, अ होल इज ड्रिल्ड। तो एक होल, जो भी आपने मतलब कभी कभी प्लम्बिंग का काम होता है, तो घर पे आते हैं प्लम्बर, तो वो होल करते हैं। अब अलग अलग पाइप्स को या फिर तार वार को डालने के लिए इलेक्ट्रिशियन आते हैं, तो वो भी डालते हैं। ओके, तो अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर स्टील सीट, सॉरी कॉपर सीट है एक, उसमें हम होल कर रहे हैं। तो होल कर रहे हैं, तो डायमीटर ऑफ द होल इज इतना दे रखा है, सेंटीमीटर है 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल व्हेन द सीट इज हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना बढ़ा दिया, 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया डायरेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, तो क्या है, तो व्हाट इज द चेंज, मतलब क्या है ना, सीधा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि एक प्लम्बर आया, प्लम्बर ने एक कॉपर, या फिर जो भी है कोई, प्लम्बर ने या फिर किसी ने सीट, एक कॉपर सीट है उसमें छेद किया। अब छेद करने से क्या हुआ, 4.24 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4.24 सेंटीमीटर का एक डायमीटर का एक होल बन गया। ये है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे। अगर व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर, अभी यही डायमीटर है, अब इसको ही चेंज कर रहे हैं अपन, हीट दे के, हीट दे के चेंज कर रहे हैं, तो 227 डिग्री सेल्सियस की हीट दी है। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, जिससे हम अपना आंसर निकाल सकें। तो
ओके, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एरिया ऑफ होल निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या आया, एरिया कैसे निकाल सकते हैं अपन, एरिया आएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, सॉरी डायमीटर है, रेडियस क्या ही निकालें, तो पाई इंटू डी कितना है अपना, डी है 4.24 स्क्वायर बाई फोर। ओके, ये इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ओके, तो इफ D2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द होल एट 227 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो देन एरिया ऑफ द होल एट 227, अब देखते हैं कि मान लिया कि D2, अभी ये तो फर्स्ट वाला है, तो एरिया कितना होगा, पाई D2 स्क्वायर बाई फोर। ओके, ये ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियली एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर, तो इसमें क्या है ना, इसमें हो रहा है क्या बोल सकते हैं, एरिया एक्सपेंशन, बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो भी। तो बीटा क्या होता है, मैंने एक बार पहले बताया था आपको, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, और जो गामा होता है वो होता है 3 अल्फा। तो हम आज इसका यूज करेंगे। ओके, तो बीटा होता है 2 अल्फा, अभी अल्फा दे रखा है हमें, तो 2 अल्फा से ये जो अल्फा है ना हमारे पास, किधर गया, हाँ ये कॉपर के लिए, तो 1.7 टू 10 पावर -5 है ना, तो कितना हो जाता है, तो 3.4 इंटू 10 पावर -5 हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या है ना, इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, अभी जैसे हम लेंथ में इंक्रीज होता है डेल्टा एल, अभी यहाँ पर एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए निकालने के लिए क्या था, पाई बाई फोर इंटू 4.24 स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर इंटू D2 स्क्वायर, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हमारे पास बीटा जो एक्चुअल A1 है, एरिया, और डेल्टा टी, डेल्टा टी है हमारे पास 200, बीटा भी दे रखा है, A1 है हमारे पास, बस B2 आ जाएगा। अब पाई बाई फोर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4.24 इसका स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बीटा जो भी दे रखा है, ए जो भी पाई बाई फोर इंटू 4.24 का और स्क्वायर इंटू 200। अब पाई बाई फोर तो ये कट गया, ये 200 इसमें अपन में आ जाएगा 200, या फिर इस इधर नहीं चाहे तो क्या है, अब डी स्क्वायर इक्वल टू क्या करें अपन, अपन करेंगे बीटा इंटू 4.24 का होल स्क्वायर इंटू 200 इंटू सॉरी इंटू नहीं, हाँ प्लस, प्लस करेंगे 4.24 का होल स्क्वायर, इसको कॉमन कर लेते हैं 4.24 का होल स्क्वायर को, तो आ जाएगा 200 बीटा प्लस 1। ओके, तो अभी लास्ट अंततः इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी D2 है हमारे पास क्या आएगा, इसको अभी रूट भी तो लेना पड़ेगा, अब सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, 2-3 काम और है। तो क्या आया, D2 हमारे पास आया अंततः 4.2544 सेंटीमीटर, ये हो गया D2। तो अब चेंज पूछा है, तो D2 माइनस D1 इक्वल टू 0.0144 सेंटीमीटर, ये हो गया चेंज। ओके, अब आते हैं हमने नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग, तो एक 1.8 मीटर लॉन्ग एक ब्रास का वायर है। ओके, तो वो 27 डिग्री सेल्सियस पे इज हेल्ड टॉट विद लिटिल टेंशन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। ओके, तो क्या है ना, एक ब्रास का वायर है, तो हेल्ड है मतलब टंगा हुआ है, अ लिटिल टेंशन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, इफ द वायर इज कूल्ड एट टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस
what is the tension developed in the wire if the diameter is 2.0 mm, coefficient of linear expansion of brass इतना दे रखा है, यंग मॉडुलस दे रखा है क्योंकि यंग मॉडुलस की इसमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्या है ना इसमें स्ट्रेस भी लगने वाला है, स्ट्रेस लगने के लिए इसमें यंग मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसका ये ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है तो इसको मैं सॉल्व यहाँ करने नहीं वाला हूँ, इसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। तो एल हमारे पास दिया गया है, एल हमारे पास दिया गया है कितना 1.8 मीटर, डेल्टा टी भी दे रखा है कितना -66 डिग्री सेल्सियस क्योंकि घट रहा है। हम्म है, तो शायद ये माइनस है। ओके, -39 डिग्री सेल्सियस मैंने गलत पढ़ लिया था, -39 -27 तो 66 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अल्फा और अल्फा भी देखा है हमारे पास, अल्फा है क्या 2.0 इंटू 10⁻⁵ यंग मॉडुलस दे रखा है हमारे पास, यंग मॉडुलस है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया निकाल लेंगे तो πd²/4 तो ये आ जाएगा कुछ भी। उसके बाद यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है FL/A∆L, तो इसका यूज करके हम डेल्टा एल निकाल लेंगे और निकाल लेंगे हम इससे एल डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो ये आ जाएगा फोर्स। देखो जो एल डेल्टा एल है, जो डेल्टा एल है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है ए एल क्या था यंग मॉडुलस और यही इक्वल होता है एल अल्फा डेल्टा टी के, ये होता है हीट ट्रांसफर, हीट सॉरी एक्सपेंशन में ये होता है स्ट्रेस, तो दोनों इक्वल है। ओके, तो दोनों को इक्वेट करा है, इन दोनों को इक्वेट करके हम सबसे पहले फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ यंग मॉडुलस ए अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स हमें निकालना था, मतलब टेंशन कितना जनरेट हो जाएगा, फोर्स निकालना था, फोर्स कितना हो जाएगा -3.77 इंटू 10⁻² न्यूटन। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10th है। अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, डायमीटर इतना, जॉइंट है स्टील से। अब देखो ये एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, बस थोड़े से चेंजेस है। अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखोगे तो इसको तुरंत बना लोगे। ओके, तो आई एम स्किपिंग इट। तो द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है इसका, यानी कि गामा, गामा इक्वल टू दे रखा है 49 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। ओके, तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम डेल्टा टी इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस करें तो इसके फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा डेंसिटी पर, डेंसिटी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी पे कितना चेंज आएगा, डेल्टा डेंसिटी निकालना। तो अब देखो इसमें मास में तो चेंज नहीं होगा, डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। अब मास में तो कोई चेंज नहीं है, मास कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगा ये। तो हमें ये देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा उतनी ही ज्यादा इसकी डेंसिटी होगी। ओके, तो सबसे पहले पहली डेंसिटी इसकी नॉर्मल पे निकाल लेंगे, तो नॉर्मल वॉल्यूम इसका लेट कर लेंगे कुछ भी वी। तो नॉर्मल इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसका नॉर्मल हम इसका वी लेट कर लेंगे कुछ भी वी। ओके, और
चेंज कितना हुआ, डेल्टा वी। ओके, तो ये कितना आएगा अब, डेल्टा वी। तो इस मतलब टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, प्लस वी गामा डेल्टा टी। ओके, तो इसमें से वी कॉमन ले लेंगे, ये फॉर्मूला होता है ना, वी इंटू गामा डेल्टा टी। जैसे एल का होता है एल अल्फा डेल्टा टी, तो उसी प्रकार से वन प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, तो जो होता है रो इक्वल टू एम बाई वी होता है, जिसमें मैंने बताया। तो नेक्स्ट जो है चेंज होने वाली, तो एम अपॉन वी डैश, ये कर ली। ओके, तो इक्वल टू क्या आ रहा है, एम बाई जो 1.0, सॉरी, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे अपने, तो वॉल्यूम पुट करेंगे। तो वी इसमें हमने लेट करा था 1 + 49 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 30। तो ये जितना भी आएगा ना, तो ये आएगा 1.0147 वी। ओके, तो इसी का अनुपात है वो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1.0147 वी। तो इससे हमें इसको कंपैरिजन करना है, तो वी से वी कट गया, तो वी डैश जो है हमारा आया वही। ओके, तो हम 1/v करेंगे। ओके, 0.9855 रो, ये आ गया हमारा, मतलब रो डैश। ओके, ये रो डैश है, रो डैश। ओके, ये आ गया हमारा। तो चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या होता है, पी माइनस पी डैश अपॉन पी। तो पी माइनस पी डैश करेंगे तो 0.9 जो भी है अपॉन पी, तो रो कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा, और जो कॉमन आया है जो कि 1.145 है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पे। A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kilogram. How much is rise the temperature of block in 2.5 minutes, assuming 50% of power is used up heating the machine itself or lot of the uh, surroundings. Specific heat of aluminum दे रखा है। तो पावर यहाँ पर दे रखी है, इसकी पावर है 10 किलोवाट, यानी कि 10⁴ वाट। ओके, तो इतना इसकी पावर दे रखी है। मास दे रखा है 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम यानी कि 8 × 10⁻³ ग्राम। ओके, तो राइज एंड टेम्परेचर निकालना है हमें। टाइम दे रखा है 2.5 मिनट्स, यानी कि 2.5 × 60 करेंगे तो सेकेंड में 150 सेकेंड्स है हमारे पास। स्पेसिफिक हीट है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना है, पावर इंटू टाइम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं 11th में हमने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो एज 50% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी कितनी है निकालेंगे, तो पावर इंटू टाइम। पावर कितना, पावर है 10⁴ इंटू 150 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो 50% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। तो ये एनर्जी है, तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि 7.5 इंटू 10⁵ इतनी एनर्जी लॉस्ट हो गई है कहीं भी। तो डेल्टा क्यू इतना है हमारे पास, यही चेंज कर रहा है टेम्परेचर में, यही चेंज कर रहा है ना। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास,
एम सी डेल्टा टी। तो एम हमारे पास है, ये कितना है 7.5 इंटू 10 पावर 5 इक्वल टू 8 इंटू 10 पावर सी, 8 किलोग्राम था ना। सी हमारे पास है, तो सी इंटू टेम्परेचर डेल्टा टी निकालना। तो डेल्टा टी निकालने के लिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज करके ये आ जाएगा 103 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13 है, अ ब्लॉक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 किलोग्राम इज heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat of copper is इतना दे रखा है। The heat of fusion of water भी दे रखा है। Heat of fusion मतलब latent heat। ओके, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? मास ऑफ कॉपर ब्लॉक दे रखा है, फॉल इन टेम्परेचर दे रखा है, कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है, तो 500 से 0 हो गया है। ओके, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है। ओके, तो लेट द मास ऑफ आइस मेल्टेड बी एम डैश। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है? देखो, इस ऐसे क्वेश्चनों में सीधी एक चीज होती है कि स्पेसिफिक हीट के द्वारा जो हीट एनर्जी दी गई है उसको लेटेंट हीट के द्वारा एनर्जी को क्रिएट कर देता है। मतलब एम डैश एल इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, तो एम डैश निकालना, एम सी डेल्टा टी बाई एल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे सारी, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये लोग। इस एक्सपेरिमेंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मे बी ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसे आप खुद स्वयं ट्राई करें। ओके, तो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल दे रखा है, अब 0.2 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ अ मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। तो ऐसे कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। okay? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ऑब्जर्वेशंस ऑन मोलर स्पेसिफिक हीट एट रूम टेम्परेचर ऑफ सम कॉमन गैसेस। तो कुछ गैसेस हैं, उस गैसेस मतलब उन गैसों का रूम टेम्परेचर पर स्मॉलर स्पेसिफिक हीट दी गई है। ओके, तो ये दी गई है जैसे हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, इन सब की दे रखी है। द measured molar specific heat of these gases are markedly different from those for monoatomic gases. Typically, more specific heat of a monoatomic gas is इतनी 2.92 calories per mole Kelvin. Explain this difference. What can you infer from the somewhere large value for chlorine? Okay. तो इसमें कुछ ऐसा ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल रहते हैं, तो इन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए, ओके, तो क्या है, द गैस विच आर लिस्टेड अबाउट टेबल। तो कुछ इसमें क्या है ना, ये क्या चेंज आता है, ये डायटोमिक, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक ये प्रॉपर्टी होती है कुछ गैसेस की। अभी क्या है ना, ये क्वेश्चन आपको इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा है। तो अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी दिनों के लिए, जब मतलब एनसीईआरटी वाले तो क्या है ना, वो समझते हैं आपने पढ़ लिया है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन डाल दिया। आपने इसको गैसियस स्टेट में आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, जैसे स्टेट में गैसेस के डिफरेंट
बिहेवियर के बारे में जानोगे तो आप चेक कर सकते हो कि कैसे ये चेंज हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ प्रेशर कैन द सॉलिड लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ CO2 कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये ट्रिपल पॉइंट होता है, एट द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, जिसमें सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है -56.6। कितना? -56.6। इसको आप लर्न करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है कभी ऐसा। ओके, तो both the boiling point and freezing point of CO2 decreases if the pressure decrease। ओके, अगला क्वेश्चन क्या था कि what the effect of decrease of pressure on the fusion and the boiling point of CO2। अब क्या है ना, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है इसमें जो दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के भी, ये भी गैसियस स्टेट के क्वेश्चन है। तो पहले आप गैसियस स्टेट को पढ़ें, उसके बाद आप उसी चैप्टर में से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा तो कुछ खास समझ नहीं आएगा वैसे। ओके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चंस हैं फिर से, गैसियस स्टेट से लिए गए। CO2 at 1 atm pressure and temperature -60°C is compressed isothermally। Does it go through a liquid phase? क्या दे रखा है कि CO2 जो है at 1 atm प्रेशर पर एंड टेम्परेचर जो है -60°C इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर सेम रखते हुए इसको कंप्रेस किया गया है, वॉल्यूम कम किया गया है। देखो, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं। डज इट गो थ्रू अ लिक्विड फेज? अब देखो, कम कर रहे हैं तो लिक्विड में टेम्परेचर में चेंज होगा, और टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो ये कहीं एनर्जी जो जा रही है, क्या क्या है ना, वॉल्यूम कम करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कहीं जा रही है। एनर्जी जा रही है तो वो क्या करेगी, तो फेज चेंज करने में काम आएगी। ओके, बट क्या है ना, ये सफिशियंट नहीं होगी एक ट्रिपल पॉइंट से उठाने के लिए। नो, द CO2 डज नॉट गो थ्रू लिक्विड फेज। द पॉइंट 1 टेम्परेचर ATM and -60°C is to left on of a triple point O and below the sublimation curve OA. Therefore, where CO2 is compressed at this point at constant temperature, the point move perpendicularly to temperature axis and enter in the solid phase region. Here, the CO2 vapor condenses to solid directly without going through the liquid phase. Okay, तो क्या था कि जो लिक्विड में नहीं होगी कि अचानक से क्या है ना, इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें कर्व में इस प्रकार चेंज आता है कि डायरेक्ट लिक्विड से ना करते हुए, क्योंकि वो एनर्जी है तो एनर्जी जाएगी तो कहीं ना कहीं, अब जाएगी तो उसने क्या है ना, एनर्जी लेके ठंडा होके सॉलिड बन गई वो। ओके, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है, जब तक आप गैसियस स्टेट ना पढ़ोगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। ये ऐसे का है कि फील नहीं आएगा एक तरह से, जो आप क्वेश्चन कर लोगे बट फील नहीं आएगा। ओके, दिस मच वाटर हैज टेकन 20 मिनट्स इन वेपर। ओके, तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, क्वेश्चन 1 मिनट, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम अच्छे से करेंगे। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80°C to 50°C in 5 minutes। Okay, so calculate the time it taken to cool from 60°C to 30°C. The time of the surrounding is, sorry, temperature of the surrounding is 20°C। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी था। तो देखो, सराउंडिंग TS कितना है, 20°C, और तो एवरेज ऑफ, इसमें क्या है ना, उसमें एग्जांपल जो था
जैसे मैं दिखा दूं, ये वाला जो एग्जांपल, तो इसमें क्या है ना, हमने एवरेज लिए थे। तो इस पहले वाले में एवरेज क्या आया था, पहले वाले में एवरेज ये आया था 70, सॉरी 80, 86 एंड क्या था, 94 एंड 86। तो इसका 80 आया था शायद, हाँ सॉरी 90 90। तो 94 एंड 86 का 90 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन में कितना एवरेज आएगा, क्योंकि 80 टू 50 हो रहा है, तो 80 टू 50 करने पर 65 कॉमन है, 65 है एवरेज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सराउंडिंग दिया है, डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस है 65 माइनस 20 करेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ये है चेंज, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, तो डेल्टा टी अपॉन टी टाइम इक्वल टू के डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ पर कितना है, 30/5 इक्वल टू के इंटू 45। ओके, इसमें करेंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आएगा मतलब कुछ भी अभी निकाल नहीं रहे, लास्ट में हम जाके निकालेंगे। द एवरेज ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इज 45। अभी क्या है ना, जो 60 टू 30 है उसमें भी एवरेज 45 है, विच इज 25 डिग्री सेल्सियस अबव द रूम टेम्परेचर। ओके, एंड द बॉडी कूल्स बाई 30 डिग्री सेल्सियस इन टाइम टी। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस बाई 30 डेल्टा टी इक्वल टू अपॉन टाइम इक्वल टू 30 इंटू 25 इक्वल। ओके, तो वेयर के इज सेम फॉर दिस सिचुएशन, तो दोनों के कट जाएंगे आपस में, तो 30/5 हम दोनों को डिवाइड दे रहे हैं, 30/5 अपॉन में 30/t इक्वल टू के इंटू 45 अपॉन में के इंटू 25। तो के से के कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, t/5 इक्वल टू 45/25 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 5 9। तो टी कितना आया हमारे पास, टी आया तथा टी आया 9 मिनट। ओके, टी आया 9। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज पूर्ण हो चुकी है, ये हमारी एक्सरसाइज पूर्ण हो चुकी है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बचे हैं। तो इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर का विदा करते हैं, इस चैप्टर को। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा, और इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो इसको आपके इसमें से क्वेश्चन लगाइए। डिफरेंट बुक्स आती है मार्केट में, अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो ऑनलाइन आप इसको खरीद, कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको बुक्स। तो उन बुक्स में से आपको क्वेश्चन लगाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज्यादा ठीक रहेगा। तो गुड बाय गाइस, अगली बार नया चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे।